ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर। उसी तरह दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, ये अल्फा के टर्म में अल्फा। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, यानी ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एन थीटा इक्वल टू ए सी बाई ए टी होता है। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यूसीएम, तो उसमें दोनों एक्सेलरेशन एक्ट करता है क्या? नहीं, सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन, ए से। ठीक है, इसका काम क्या है, डायरेक्शन चेंज। इसका काम है डायरेक्शन चेंज। एटी का काम क्या है, मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है हर जगह। ठीक, इसलिए उसको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों एक्सेलरेशन लगता है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों एक्सेलरेशन, आपका एसी भी एक्ट करता है, एटी भी एक्ट करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिफॉर्म में 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई आर बाई वी। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन कुछ कुछ होमवर्क के लिए दिया था मैं, आप लोग को मिला था क्वेश्चन, क्या भाई तुम लोग को मिला था? यस सर। हाँ, तो ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग देखे जरूर होंगे, सॉल्व किए भगवान जाने वो, लेकिन देखे जरूर है। चलिए इतना किए काफी। उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, मैं आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर मेरे बुक को वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग थोड़ा थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब इसमें फोर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वो सब अपन देखेंगे। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले सर्कुलर मोशन कैसा फ्रेम होता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, क्योंकि उसमें हर जगह वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज होता रहता है। तो सर्कुलर मोशन इज और नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर्कुलर मोशन इज और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो सर्कुलर मोशन में उस सूडो फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वी अप्लाई a pseudo force known as centrifugal force। तो उसके इसमें हम लोग सूडो फोर्स जो लगाते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटीपिटल के अपोजिट लगता है। सेंटीपिटल किधर लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? हाँ। तो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स इज अवे फ्रॉम सेंटर। यानी ये सर्कल है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इसमें, मान लो वी स्पीड से, हर जगह वी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तो सेंटीपिटल टुवर्ड द सेंटर लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, यानी ये एफ सी। तो या तो दो ही, देखो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं, या तो सेंटीपिटल लगाओ या सेंट्रीफ्यूगल लगाओ। सेंटीपिटल लगा रहे हो तो यानी सेंट्रीफ्यूगल लगाने का जरूरत नहीं है,
सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हो तो सेंटीपीटल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है? तो जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल ही लगाते हैं, ठीक है? एक बार सेंट्रीफ्यूगल लगा दिए तो हम लोग क्या मानते हैं कि सिस्टम स्टेशनरी है, यानी सर्कल के रिस्पेक्ट में, जैसे ये लिफ्ट है, ये सब हम लोग लिफ्ट वाला सेटअप में किए हैं, लिफ्ट में आदमी है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं, फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदमी क्या है, स्टेशनरी की मूविंग, ठीक है? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आदमी क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है? क्योंकि लिफ्ट भी मूव कर रहा है, आदमी मूव कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है क्या, नहीं। लेकिन हम लोग जैसे ही सूडो फोर्स लगा दिए, यानी हम लोग लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही सूडो फोर्स लगा दिए, यानी सर्कल के रिस्पेक्ट में पार्टिकल स्टेशनरी है, ठीक है? तो उस केस में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। जहां पे भी देखो सेंटर से अवे लगेगा, सेंटर इधर है, ये पॉइंट ए है मान लो, तो ए के रिस्पेक्ट में सेंटर लेफ्ट साइड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट साइड लगेगा। ये बी पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में सेंटर किधर है, ऊपर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, नीचे, ठीक है? जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, या मान लो कि एक पत्थर है, ये पत्थर में रस्सी बांध दिया, रस्सी बांध दी है, ये रस्सी मेरे हाथ में है और इस रस्सी को नचा रहे हैं, तो पत्थर पत्थर का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है? वो सर्कल का प्लेन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, नॉर्मली हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल में मूव करा रहे हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इस सिंस रस्सी को बांध के नचा रहे हैं, तो रस्सी टाइट होगा कि लूज होगा, टाइट। तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो है उस पर बैलेंस करोगे, ठीक है? तो पार्टिकल में बैलेंस करोगे तो बाहर में क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, तो रस्सी का टेंशन, तो टेंशन इक्वल टू क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? यहाँ पे अब एक सेंटीमीटर लगाने का जरूरत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया यानी हो गया। तो या तो ऐसा कहो कि सेंट्रीफ्यूगल को टेंशन बैलेंस कर रहा है, या ऐसा कहो कि सेंटीमीटर ही सॉरी टेंशन ही सेंटीमीटर का काम कर रहा है, तो नेट फोर्स टेंशन है वही इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, या ऐसा बोलो कि सेंटीमीटर नहीं लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, वो इधर लग रहा है, दोनों सेम चीज है, टेंशन सेंटीमीटर का काम कर रहा है या टेंशन सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, दोनों सेम चीज है, ठीक है? तो जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल लगा देते हैं, तो दोनों, जैसे आप लोगों को ग्रेविटेशन में बताया था मैं, सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड घूमता है, उसका पाथ कैसा होता है, नॉर्मली क्या मानते हैं उसको, सर्कल, तो सर्कल है तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, हाँ कि ना? उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करता है, ठीक है? तभी हम लोग डिराइव किए थे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऐसा डायग्राम बनाया था, ये एक प्लेनेट है, सॉरी सैटेलाइट है एम मास का, तो ये अर्थ इसको अपने तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया था, याद है ऐसा लिखे थे हम लोग, हाँ कि ना? और इसी से डिराइव हुआ था वी इक्वल टू रूट जी एम बाई आर, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है? तो ये ऐसा रहता है, तो याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, यानी वेलोसिटी चेंज होता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हम लोग सूडो फोर्स जो लगाते हैं उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, तो एफ सी इक्वल टू, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा के टर्म में क्या लिखेंगे, एम एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी के टर्म में एम वी स्क्वायर एम ए होता है, तो मास है और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वाला, वी स्क्वायर बाई आर बोलो या ओमेगा स्क्वायर आर बोलो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वी के टर्म में ये होगा, ओमेगा के टर्म में ये होगा, तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है या एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, किधर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर, एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिए यानी सिस्टम बैलेंस है, ये ऐसा है। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ केसेस देखेंगे, ठीक है, एक एक करके समझेंगे सारे केसेस को। पहला, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, देखिए मान लीजिए ये रस्सी है, उससे एक बॉल लटक रहा है, रस्सी को यहाँ लाके छोड़ दिए, तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये एक तरह का पेंडुलम है, हाँ कि ना?
ठीक है। एक दूसरा केस है, एक रस्सी है, उसमें बॉल बांधे हुए हैं, लेकिन उसको ऐसे नचा रहे हैं। ये रस्सी है, इसको ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, तो हर पॉइंट पे ज्वाइन कीजिएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक तरह का कोन बन रहा होगा, हाँ कि ना। दोनों दोनों केस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। एक इस केस में कोन नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन बगल वाले केस में हम लोग घुमा रहे हैं तो कोन बन रहा है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ये कोन बन रहा होगा, हाँ कि ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा होगा। आप सोचिए कि ऊपर सीलिंग से रस्सी लटकाए हुए और बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये एक तरह का कोन बन रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो ये केस हम लोग समझेंगे। ये अब ये जो सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल का प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे कि वर्टिकल प्लेन कहेंगे? ठीक है, वर्टिकल प्लेन तो ये ऐसा होता है ना, ये जो क्या कहते हैं उसको, जाइंट व्हील, वो झूला जो होता है वो वर्टिकल सर्कल होता है, हाँ कि ना। ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। ये सब केस में बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। बॉल का मास m मान लो, और वो एक पेंडुलम बना रहा है जिसका एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, l है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे बॉल पे बैलेंस करेंगे, बॉल को, ये बॉल को पकड़ लिए, ये बॉल, तो ये बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, इसका एबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो बॉल पे उसका वेट लग रहा होगा, हाँ कि ना। वेट किधर लगता है, नीचे। कितना होता है वेट, mg, ठीक है। और क्या फोर्स लग रहा होगा इस पे, टेंशन। सिंस ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाता है, टेंशन। और टेंशन फोर्स किधर लगता है, अलोंग द स्ट्रिंग, हाँ कि ना। तो रस्सी ऊपर है तो टेंशन इधर लगेगा, यस और नो, इधर लगेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये टेंशन है। और इस पे क्या फोर्स लग रहा है, हाँ, सिंस ये सर्कल में घूम रहा है, हाँ कि ना, तो सर्कल में घूम रहा है तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा। तो मुझे बताओ अभी जिस पोजीशन पे मास बनाया है, तो ये मास के रिस्पेक्ट में सेंटर किधर है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड। यानी इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका इधर लगेगा, Fc। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिए, यानी सिस्टम अब बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, यही नो तीन सर। फोर्स लग रहा है, तो यानी अब सिस्टम आपका बैलेंस्ड होगा। सबसे पहले आप देखिएगा, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना होगा, ऑल्टरनेट से ये भी थीटा थीटा। होगा, ठीक है। यानी ये आपका वर्टिकल में एंगल थीटा है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और mg है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है, लेकिन टेंशन टेरा में है। तो एनएलएम में ये सब हम लोग सॉल्व करते हैं, जो टेरा रहता है उसका क्या लेते हैं, कंपोनेंट। component, तो जिधर एंगल थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट होता है, cos, तो टी का ऊपर में कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी cos, थीटा। और इधर हॉरिजॉन्टल में दूसरा कंपोनेंट होगा कितना, टी साइन थीटा। अब मुझे बताओ ये जो एल हम लोग अज्यूम किए हैं वो सर्कल का रेडियस है कि स्ट्रिंग का लेंथ है, string का length, सर्कल का रेडियस भी वही होगा क्या, नहीं, सर्कल का रेडियस तो ये लेंथ होगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो आप ये ट्रायंगल ऐसा देखिए, ये आर है, ये एल है, और ये थीटा है, ठीक है, और ये एंगल 90, ठीक है। तो ये ट्रायंगल थीटा के लिए आर क्या है, परपेंडिकुलर है कि बेस है, परपेंडिकुलर। और एल क्या है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। यानी r इक्वल टू क्या आ गया? L साइन थीटा। रेडियस नहीं दिया हुआ है तो आप L के टर्म में, और सेमी वर्टिकल कोण का एंगल दिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो रेडियस इक्वल टू L साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ये जो एफबीडी बनाया है उसमें t साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो t साइन थीटा बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1/2। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ सी बाई एम जी। ठीक है, साइन बाई कॉस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। नीचे में क्या है? एम जी है, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है? वी स्क्वायर बाई जी आर। यानी यहां से क्या आ गया? वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर टेन थीटा। ठीक, यानी स्पीड जो हो गया जी आर टेन थीटा हो गया। ठीक है, आप अगर मान लो रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ के टर्म में रेडियस कितना लिखा हुआ है? एल साइन थीटा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे आर की जगह एल साइन थीटा पुट कर देंगे तो उससे स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो कितना स्पीड से घूम रहा है, कितना कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, वो आपका रूट जी आर टेन थीटा होगा। सिंपल हम लोग क्या किए हैं, एफबीडी बनाए और फोर्स बैलेंस किए, इक्वेट किए, उससे आपका स्पीड आ गया रूट जी आर टेन थीटा। आर का वैल्यू आप अगर मान लो रेडियस नहीं दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, तो वहां पे एल साइन थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी आपको इसमें पूछेगा ओमेगा कितना होगा, तो वी और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? वी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आर। तो वी आपका रूट जी आर टेन थीटा है अपॉन आर। ठीक है, ये आर को रूट के अंदर ले जाएंगे तो जी आर टेन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो जी टेन थीटा अपॉन आर है। यानी आपका ओमेगा जो हो गया जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये ओमेगा रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, ऐसा। अब सिंस ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो हर बार घूमने में टाइम सेम लगेगा या डिफरेंट? सेम लगेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या रोटेशन इज, तो टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं, उसको इसमें पुट कर देंगे। तो ओमेगा नीचे में है तो ओमेगा को उल्टा कर देंगे तो आर बाई जी टेन थीटा आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी टेन थीटा। आर को एल के टर्म में क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू क्या है? आर इक्वल टू एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऊपर का साइन थीटा नीचे का साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो एल के टर्म में फॉर्मूला क्या आ गया? एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आर बाई जी टेन थीटा, ये आर के टर्म में हुआ, एल के टर्म में 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसमें कोई चीज याद नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर याद है कर लेते हैं फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं करते हैं तो कैसे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन सर्कुलर से ज्यादा एनएलएम का क्वेश्चन लग रहा है, हाँ कि ना? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर है तो बस एक नया फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एनएलएम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बताया था, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बस एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो सेंटर से अवे लगता है, बस लगाना है, एबीडी बना दी है और फोर्स का कंपोनेंट लिया, बैलेंस किया, ये सब तो चीज हम लोग पहले भी करते थे, तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस आपको
तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे सर्कल है तो सब फोर्स के साथ साथ एक आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, वो कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल। किधर लगाना है? सेंटर से अवे। क्या होता है फॉर्मूला? mv²/r। हमेशा याद रखना, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस लेंगे। जैसे यहाँ पे सर्कल हॉरिजेंटल है तो रेडियस एल नहीं होगा, वो आर होगा। आर को एल के टर्म में आप लिख सकते हैं एल साइन थीटा। ठीक है, तो आपका स्पीड जी आर टेन थीटा होगा, आर को एल साइन थीटा पुट भी कर सकते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला, और आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक तरह का केस हुआ, ये कोनिकल पेंडुलम है। दूसरा, मोशन ऑफ बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है वो कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन टेंशन बैलेंस कर रहा है या टेंशन का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है? आप देखिएगा, टेंशन का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बताया मैं, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करना या सेंटीपिटल का काम करना दोनों सेम चीज है। ठीक है, यानी टी साइन थीटा यहाँ पे सेंटीपिटल का काम कर रहा है, या टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, तो टी साइन थीटा यहाँ पे सेंटीपिटल का काम कर रहा है, या टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मोशन ऑफ बॉल इनसाइड स्मूथ कोन। ठीक है, एक स्मूथ कोन है, कौन है? आइसक्रीम कोन आप लोग एकदम फिक्स्ड है, मतलब ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, ऐसा फिक्स्ड है, सीमेंटेड टाइप का चीज है, तो ये कौन है? ऐसा कौन है वो? ठीक है, ये अंदर से खाली है। ठीक है, इसके अंदर ही एक बॉल, ठीक है, मान लो ट्रांसपेरेंट कौन है, इसके अंदर ही एक बॉल है, उसको हम लोग ऐसा सर्कल में घुमा रहे हैं। पॉसिबल है घुमाना? हाँ कि ना? एक कोन है उसके अंदर में, एक कोन है उसके अंदर में सर्कल में घुमा रहे हैं। ठीक है, यानी एक बॉल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, मोशन ऑफ बॉल इनसाइड स्मूथ कोन। ठीक है, ये कोन, ये वाला जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। ये सर्कल का हाइट ग्राउंड से कितना है? एच। ठीक है, तो यहाँ पे ये मास है, ये बॉल है, ये सर्कल में घूम रहा है, इसका मास मान लो एम। ठीक है, तो स्मूथ कौन है तो इसका एबीडी बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या क्या फोर्स लग रहा है इस एम मास पे? एम जी। एम जी किधर लगेगा? नीचे। एम जी नीचे लग रहा है। और क्या फोर्स लग रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल किधर लग रहा होगा? ठीक है, नॉर्मल किधर लग रहा होगा तुम लोग बताओ भाई? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है कोन के सरफेस के कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो जब भी किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं तो नॉर्मल लगता है। तो आप बोलिएगा सर पिछले केस में नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा है? पिछले केस में किसी सरफेस से कांटेक्ट में है क्या? नहीं, वो तो हवा में नाच रहा है ना, वो तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग नॉर्मल लगाता है क्या? नहीं, स्ट्रिंग क्या लगाता है? टेंशन। वो तो ऑलरेडी काउंट कर लिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? आपका कोन है, कोन का सरफेस है, यानी वो नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, तो यानी कौन नॉर्मल लगाएगा, तो कौन नॉर्मल किधर लगाएगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी ये सरफेस अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर, तो कौन के सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल है। और क्या फोर्स लग रहा होगा? सूडो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप सूडो कूडो मत बोलो, सेंट्रीफ्यूगल बोलो। नाम बताए ना, उसका नाम जानता नहीं है? किधर लगेगा सर? ये जो मास घूम रहा है इसके रिस्पेक्ट में सेंटर किधर है? राइट है कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? राइट में। राइट। आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल का कंपोनेंट। नॉर्मल का कंपोनेंट। ठीक है, अब ये एंगल निकालेंगे तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, ये थीटा है, ये जो दिया हुआ है देखने में एंगल वो थीटा है। ये एंगल कितना होगा? ठीक है, ऑल्टरनेट से ये थीटा होगा, हाँ कि ना? नॉर्मल इधर लग रहा है तो ये एंगल कितना होगा? ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। यस और नो? नो। मान लो ये वाला एंगल पूछ रहा है तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा।
यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऊपर के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। यानी हम लोग कह सकते हैं ये एंगल थीटा है, हाँ कि ना। ठीक है, चलिए, वो बहुत सारा कचरा हो गया, उसको हटाओ। ठीक है, सिंपल सा एंगल लिखे हैं, ये ऐसा होगा। ठीक है, अब तो आप देखिएगा नॉर्मल का ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस थीटा, तो एन कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट आएगा वो एन साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस जो कर रहा है वो एन साइन थीटा है, यानी सेंटीपिटल का जो काम कर रहा है वो एन साइन थीटा है। तो एन साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन इससे कोनिकल पेंडुलम में भी बन रहा था, हाँ कि ना। वहां पे एन की जगह क्या था, टी। तो आप देखिएगा अब इन दोनों को फिर से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एलएचएस में ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आरएचएस में डिवाइड करेंगे तो एम ऊपर भी है नीचे भी है, एम एम वी स्क्वायर बाई आर में भी एम है और एम जी में भी एम है, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर बाई जी आर। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो v इक्वल टू रूट जी आर tan थीटा है। ठीक, अब देखिएगा पिछले केस में भी यही आ रहा था, हाँ कि ना। ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे ये डायग्राम जो मैंने बनाया उसमें रेडियस कहीं पे भी दिया हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो ये लेंथ है, हाँ कि ना। ठीक है, तो अगर इसको इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका आर है, ये जो हाइट है वो कितना है, एच। ये एंगल कितना है, थीटा। ऑल्टरनेट से ये एंगल थीटा होगा, हाँ कि ना। तो ये थीटा के लिए एच क्या है, परपेंडिकुलर, यानी एच बाई आर। तो ये एच बाई आर मतलब क्या लिखेंगे, ठीक है, तो एच परपेंडिकुलर है, आर बेस है, तो ये tan थीटा होगा। यानी एच इक्वल टू क्या आ गया, आर tan थीटा। ठीक है, तो आप देखिएगा जो स्पीड निकाले हैं उसमें रूट जी आर tan थीटा है, तो आर tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, एच। यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, रूट जी एच। तो आप मुझे बताइए ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो कोण के एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। वो सर्कल के क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, कितना हाइट पे सर्कल है। ठीक है, तो सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट जी एच। रूट जी एच, यहाँ पे हाइट क्या है, मतलब एच क्या है, हाइट ऑफ सर्कल। ग्राउंड से सर्कल कितना हाइट ऊपर है, यानी सर्कल अगर थोड़ा और हाइट ऊपर रहता, सर्कल यहाँ रहता, तो ये 1 है ये 2 है, कहाँ पे कौन से सर्कल में स्पीड ज्यादा होता है, 1 में कि 2 में, 1 किसमें स्पीड वन। ज्यादा। ठीक है, क्योंकि 1 वाले सर्कल का हाइट क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे v और h डायरेक्टली है या इनवर्सली है, डायरेक्टली है। तो यानी h बढ़ाएंगे तो v भी बढ़ेगा, यस और नो। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंस ये डायरेक्टली रिलेशन है, तो जितना ज्यादा हाइट पे सर्कल होगा उतना ज्यादा उस सर्कल मतलब उसमें मतलब उस सर्कुलर मोशन में स्पीड होगा। ठीक है, तो इस केस में स्पीड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट है, सॉरी एंगल ऑफ कोन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये दो कोन है, एक पतलू सा कोन है, एक थोड़ा वाइड कोन है, दोनों में सर्कल है सेम हाइट पे। ये 1 केस है, ये 2 केस है। किस केस में सर्कल का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है लेकिन एंगल पे डिपेंड करता है क्या स्पीड, नहीं। तो वो आपका सेम होगा। ठीक है, वहीं पे ये सर्कल 1 है, सर्कल 2 है, इस केस में किसका स्पीड ज्यादा होगा, 2 का, क्योंकि 2 का हाइट ग्राउंड से क्या है, ज्यादा है। तो याद रखिएगा
यहाँ इस केस में स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ कोन. It depends on height of circle above ground. समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो ये मोशन ऑफ कोन इनसाइड स्मूथ, सॉरी मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड स्मूथ कोन आ गया. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग मोर और लेस वही किए हैं, एनएलएम ही कर रहे हैं. फोर्स एफबीडी बनाए, फोर्स बैलेंस किए, इक्वेट किए, आंसर आया. तो ये इस केस में आपका जो स्पीड आ रहा है रूट जी एच आया. सर हाँ हाँ बोलो बोलो. सर पर स्पीड तो रेडियस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? कहाँ, लेकिन उसमें एंगल भी तो आ रहा है. कहाँ जी आर टेन थीटा है, तो आर बढ़ रहा है तो एंगल भी तो कम हो रहा है. यहाँ पे तुम देखोगी तो सिर्फ आर थोड़ी है, आर के साथ थीटा भी है ना. यस. जैसे इसमें ये रेडियस 1 है, ये r1 मान लो, और ये r2 है, तो r1 r2 में कौन बड़ा है? R2. r2. ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है. देखने से क्या लग रहा है, थीटा 1 और थीटा 2 में कौन बड़ा है? थीटा 1. थीटा 1. तो एंगल एक का ज्यादा है लेकिन रेडियस दूसरे का ज्यादा है, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. चमका? यस सर. तो सिर्फ आर के साथ साथ थीटा भी तो चेंज हो रहा है ना, सिर्फ आर तो नहीं. हाँ, थीटा सेम रखोगी तभी ना बोलोगी रेडियस के प्रोपोर्शनल है. तो ये जैसे ये लास्ट वाला डायग्राम है, तो लास्ट वाला डायग्राम में दोनों सर्कल के लिए थीटा तो सेम ही है, हाँ कि ना? यस सर. इसलिए फिर तो अगर थीटा को सेम रख दी, थीटा अगर सेम कर दी, तो उस केस में कहोगी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. तो इसका रेडियस ज्यादा है इसलिए स्पीड ज्यादा है. वो तो तुम हाइट के टर्म में भी कह सकती हो ना, हाँ कि ना? यस सर. ठीक है, लेकिन हाइट के टर्म में याद रखना ज्यादा है, उसमें एंगल का फिर लोचा नहीं है. हाइट से मतलब है v इक्वल टू रूट जी एच होता है. हाइट सेम है तो स्पीड सेम होगा, हाइट डिफरेंट है तो स्पीड डिफरेंट होगी. चलिए नेक्स्ट थर्ड केस देखेंगे. ठीक है, मौत का कुआं, आप लोग नाम सुने हैं? डेथ वेल आप लोग सुने हैं? हेलो हेलो. यस सर. ठीक है, ये सब मेला वगैरह में होता है, वो सब स्टंट वगैरह दिखता है. ठीक है, तो वो देखेंगे, तो उसमें भी फिजिक्स होता है, बिना फिजिक्स का नहीं है वो. डेथ वेल, इसको हम लोग रोटर भी कह सकते हैं. तो आप लोग मुझे सोच के बताइए, डेथ वेल में कम स्पीड से चलाता है कि ज्यादा स्पीड से चलाता है? ज्यादा. अगर स्पीड कम रहेगा तो मेंटेन नहीं रहता है, गिर जाएगा. तो वो कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए वो सब हम लोग देखेंगे. ठीक है, अगर ज्यादा मतलब कम से कम कितना स्पीड, अगर उससे ज्यादा, उस कम से कम मतलब अगर मान लो ये रिलेशन आ रहा है, कम से कम 10 मीटर होना चाहिए. तो 10 से कम अगर 9 मीटर पर सेकंड पे चलाएगा तो वो सेफ नहीं है, वो गिर जाएगा. हाँ 10 या 10 से ज्यादा है, 11 चलाएगा, 12 चलाएगा तो वो सेफ है, गिरेगा नहीं. लेकिन 10 से अगर कम चलाएगा तो गिर जाएगा. तो कम से कम कितना स्पीड पे चलाए सो दैट वो सेफ रहे. ठीक है, डेथ वेल और रोटर दोनों मोर और लेस सेम है. ठीक है, तो रोटर समझिए, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का शेप को हम लोग क्यूब या क्यूबॉइड कह सकते हैं, हाँ कि ना? समझिए, अभी आपका रूम का जो शेप है वो सिलेंडर है, रूम का जो शेप है सिलेंडर है, और आप जो रूम में खड़े हैं वो दीवार से अटक के खड़े, दीवार से ऐसे. ठीक है, तो दीवार से सट के खड़े हुए. ठीक है, समझो कि ऐसा सेटअप है, तुम एक सिलेंडर में खड़े हो और सिलेंडर से चिपके हुए, ऐसा फेविकोल लगा के नहीं, दीवार से अटक के खड़े हो, और ये आपका सेटअप घूम रहा है. ये धीरे धीरे सिलेंडर घूमना स्टार्ट हुआ. ठीक है, धीरे धीरे सिलेंडर घूमना स्टार्ट हुआ. इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते गए, सिलेंडर का स्पीड बढ़ा रहा है. एक टाइम पे क्या हुआ, इतना स्पीड कर दिया, ये सेटअप समझो कि हवा में चल रहा है, ग्राउंड यहाँ पे, ये मैकेनिज्म किसी तरह हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं, किसी तरह ऊपर से होल्ड करके रखे हुए हैं, इसको होल्ड करके रखे हुए किसी तरह. ठीक है, वो सब अपने को नहीं जाना है. ऐसा समझो ना कि हवा में एक सिलेंडर घूम रहा है, उसके अंदर में आदमी है और वो फ्लोर पे खड़ा है, और आदमी सिलेंडर से चिपका हुआ है, तो सिलेंडर घूमेगा तो आदमी भी घूमेगा, हाँ कि ना?
तो आदमी घूम रहा है, धीरे धीरे सिलेंडर का स्पीड बढ़ा रहा है। एक टाइम पे क्या हुआ है, इतना ज्यादा स्पीड कर दिए कि उसके बाद ये जो नीचे का उसका फ्लोर था ना वो हटा दिए, यानी वो नीचे गिर सकता है लेकिन आदमी नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है, इस सेटअप को ही कहते हैं रोटर, कि इतना ज्यादा स्पीड कर दिए कि आदमी नहीं गिर रहा है। नॉर्मली क्या होगा, आदमी दीवार से चिपका हुआ है लेकिन अगर नीचे कुछ फ्लोर नहीं है तो वो तो नीचे गिर जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, वो ऐसा, नीचे पहले क्या था, फ्लोर था। ठीक है, तो फ्लोर पे वो खड़ा था। ठीक है, फ्लोर पे वो खड़ा था, फिर सिलेंडर का स्पीड बढ़ाते गए, एक टाइम पे इतना स्पीड कर दिए और ये फ्लोर को हटा दिया, तो देखिए आदमी बैलेंस्ड है। इस चीज को कहते हैं रोटर। ये क्या है, एक तरह का स्टंट टाइप का चीज है। ये डेंजरस भी हो सकता है, अगर मान लो कि स्पीड थोड़ा कम रहा तो ये गिर भी सकता है, हाँ कि, इसलिए इसको मौत का कुआं टाइप का चीज कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर घूम रहा है या आदमी बाइक चला रहा है, दोनों तो सेम ही चीज है ना। ठीक है, तो देखो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आदमी का एफबीडी बनाएंगे, आदमी का। ठीक है, ये आदमी का, मान लो आदमी का मास m है, तो आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और क्या लग रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल किधर लग रहा होगा, राइट साइड, नॉट, क्योंकि आदमी किससे, सिलेंडर से चिपका हुआ है। ठीक है, फ्लोर तो हटा दिया, अब फ्लोर कोई नॉर्मल लगाएगा क्या, नहीं। अभी क्या कौन नॉर्मल लगाएगा, सिलेंडर का वॉल, तो वॉल वॉल जो नॉर्मल लगाएगा वो इधर लगाएगा। और क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट ठीक है, साइड। सीन सर्कल, इसका सर्कल का सेंटर ऐसा ही होगा ना, हाँ कि ना। तो इसका लेफ्ट साइड सेंटर से अवे ये सेंट्रीफ्यूगल, तो यहाँ पे नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, तभी ना आदमी जिंदा है, अटका हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा होगा mg को, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी लिखा हूं क्या, स्मूथ है ये डेथ वेल, ऐसा लिखा हूं क्या, नहीं। तो स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सॉरी, फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये गिर जाएगा। तो आप देखिएगा जो मौत का कुआं होता है वो एकदम रफ टाइप का रखता है, तो दैट फ्रिक्शन ज्यादा लगे। तो यानी इस आदमी का गिरने का टेंडेंसी किधर है, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। ऊपर। यहाँ पे फ्रिक्शन ही mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल केस को बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, तो नॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है या नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब आदमी गिरे नहीं तो कौन बड़ा होना चाहिए, फ्रिक्शन या mg, फ्रिक्शन। यानी अभी क्रिटिकल केस में फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं कि mg के बराबर है फ्रिक्शन का, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू एन, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है लिमिटिंग से कम होता है। ठीक है, यानी ये जो म्यू एन है वो mg से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हाँ कि ना, नहीं तो आदमी तो गिर जाएगा। यानी फ्रिक्शन mg से बड़ा नहीं होगा तो आदमी तो गिर जाएगा। ठीक है, अब n और fc बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²r। तो यहाँ पे ये नॉर्मल यहाँ पे पुट कर देंगे, तो म्यू इक्वल टू म्यू एन क्या है, mv²r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m कैंसिल हो गया, तो v² ग्रेटर है gr अपॉन म्यू, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू gr बाय म्यू। ठीक है, यानी v रूट gr बाय म्यू के इक्वल हो या ज्यादा हो, इससे कम रहेगा तो सेफ रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, यानी द सेफ मिनिमम सेफ स्पीड फॉर मैन नॉट टू फॉल, कम से कम स्पीड आपका कितना होना चाहिए, gr बाई म्यू का रूट। यानी इससे ज्यादा रहेगा तो गिरेगा क्या, नहीं, लेकिन इससे कम रहेगा तो गिर जाएगा। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, आपको कभी कभी इसमें ओमेगा भी पूछ सकता है कि कम से कम एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। ठीक है, तो v वाला टर्म को r से डिवाइड कर देंगे, तो v ग्रेटर देन ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू gr बाई म्यू अपॉन r। तो r को अंदर में ले जाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का r से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू आर। यस,
तो आप लोग को समझ में आया ना डेथ वेल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे mg को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। और अगर आदमी बैलेंस्ड है तो mg डोमिनेटिंग होगा कि फ्रिक्शन? फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन म्यू एन होता है और एन का एन या नॉर्मल ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल की जगह mv स्क्वायर बाई आर डाल दिए, सॉल्व किए तो कम से कम स्पीड जी आर बाई म्यू का रूट ओवर होगा। यहाँ पे म्यू, म्यू मतलब क्या है? म्यू क्या है? म्यू को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ Coefficient of friction. COF, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये ऐसा है। तो आपका स्पीड किसी पार्टी, इसका वैल्यू मान लो 10 आया, सॉल्व किए 10 आया, यानी आपका स्पीड 10 से ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा स्पीड रहेगा तो सेफ है, लेकिन 10 से कम है तो सेफ नहीं है, यानी कम स्पीड पे सेफ नहीं है, ज्यादा स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेथ वेल हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सब लोग कभी ना कभी बचपन में साइकिल चलाया होगा, स्कूटी वगैरह चलाया होगा, ठीक है। सर्कुलर टर्निंग आता है, टर्निंग आता है तो साइकिल एकदम सीधा रहता है कि थोड़ा बेंड होता है? बेंड होता है। ये मान लो ऐसा सर्कुलर टर्निंग है, आप चला रहे हैं, ठीक है। तो ये साइकिल जो है, ठीक है, साइकिल को एक लाइन से डिनोट कर रहा हूं मैं, तुम सामने से देख रहे हो तो साइकिल को एक लाइन से, तो साइकिल किधर बेंड होता है? सर्कल के सेंटर की तरफ बेंड होता है कि सर्कल के सेंटर से दूर बेंड होता है? किधर बेंड होता है? सर्कल के सेंटर की तरफ। यानी साइकिल ऐसा ऐसा हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। आप लोग अगर बाइक रेस वगैरह देखे होंगे, बाइक रेस वगैरह, तो बाइक रेस वगैरह में का स्पीड क्या होता है? बहुत ज्यादा, उसमें टर्निंग वगैरह भी होता है। कभी कोई देखा है क्या कि बाइक इतना ज्यादा स्पीड रहता है कि टर्निंग में वो लगता है कि सो गया है जमीन पे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा स्पीड पे बेंडिंग क्या होगा? ज्यादा की कम? ज्यादा। ज़्यादा. हमेशा जब भी बेंडिंग कैलकुलेट करते हैं, ये नॉर्मल साइकिल है, सीधा भी है, मतलब सीधा, मतलब समझो स्क्रीन में अंदर साइकिल जा रहा है, साइकिल को स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये साइकिल ये ऐसा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो साइकिल अंदर स्क्रीन पे जा रहा है, इसको एकदम अभी सीधा सीधी है, खड़ा है साइकिल, ठीक है। टर्निंग आ गया, ये ऐसा टर्निंग आ गया तो साइकिल थोड़ा टेढ़ा होगा, इधर ही बेंड होगा, हाँ कि ना? तो कम स्पीड रहेगा तो कम बेंड होगा, लेकिन जितना ज्यादा स्पीड करते जाओगे ज्यादा बेंडिंग होगा, हाँ कि ना? यस सर। बहुत ज्यादा स्पीड में आप देखिएगा कि लगेगा कि बाइक वाला सो गया, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो थीटा है और स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ कि ना? क्योंकि यस सर। स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर स्पीड पे अगर एक पार्टिकुलर स्पीड पे देखोगे तो एक ही एंगल बनाएगा, ये मान लो थीटा, ये इस एंगल पे बैलेंस रहेगा, फिर वो ऐसा ऐसा फिर इधर इधर नहीं होगा, वो तो अनबैलेंस हो जाएगा ना। एक पार्टिकुलर स्पीड पे वो इस एंगल पे रहेगा, अगर स्पीड चेंज करेंगे, मान लो स्पीड ज्यादा किया तो उस केस में इस एंगल पे होगा, लेकिन एक ही मान लो स्पीड है तो वो वहां पे बैलेंस रहेगा। तो कोई चीज यहाँ पे आके अब बैलेंस हो गया और चल रहा है, यानी अब ना इधर रोटेट हो रहा है ना इधर रोटेट हो रहा है, तो इस केस में रोटेशन इक्विलिब्रियम भी होता है, ठीक है। तो रोटेशन में टॉर्क वगैरह लगता है, तो अभी के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है। तो ये फोर्थ है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ये क्या हो गया? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट कहो या स्कूटर या मोटरसाइकिल कहो, ठीक है, दोनों में। कार में ऐसा बेंडिंग होता है कि एक टायर पे खड़ा हो जाता है कार? नहीं, यस सर। नहीं, ठीक है। तो उस केस में भी वो केस भी देखेंगे हम लोग इसके बाद, पहले बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट को निपटा दें, ठीक है। तो नॉर्मल केस में साइकिल आपका सीधा है, ऐसे समझो ना कि ये साइकिल सामने स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ये ऐसा रोड है, सीधा सीधी जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे। और अब सर्कुलर टर्न ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब जो साइकिल होगा वो किधर बेंड होगा? ये लाइन के रिस्पेक्ट में किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अब ये साइकिल आपका कुछ ऐसा, इतना, अब कुछ एंगल ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये साइकिल यहाँ पे अब जा रहा है, ये इस एंगल पे वो बैलेंस है, तो ये आपका ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड है। अब इस पे बैलेंस करेंगे तो इस पे फोर्स बैलेंस करेंगे, तो साइकिल में आदमी वगैरह बैठा है तो इसका mg लग रहा होगा,
तो सिंस ये साइकिल वगैरह बड़ा है तो mg जो लगता है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो mg ये तो ऑब्वियस बात है ना, जैसे रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बीच में होता है। तो ये साइकिल को रॉड की तरह आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास mg नीचे लगेगा। मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? ठीक, ये साइकिल तुम यहाँ पे चल रहा है तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में सेंटर किधर है? लेफ्ट साइड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पे लगता है, वो एफसी होगा, ठीक है। अब mg को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है? और पहले इस पे और क्या फोर्स लग रहा है? पहले ये बताओ, इस पे और क्या फोर्स लग रहा है? नॉर्मल, क्योंकि सिंस ये साइकिल रोड से कनेक्टेड है तो रोड से कांटेक्ट में है तो रोड नॉर्मल किधर लगाएगा? ऊपर, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपका ऊपर लगेगा। तो mg और नॉर्मल बैलेंस है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। रोड कुछ नहीं, जिंदगी में समझ में आना, फ्रिक्शन बोल दो। आधे केस में सही है, तो आधे सब केस में, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है। रोड में फ्रिक्शन होता है तभी हम लोग चल पाते हैं, हाँ कि ना? फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो सब स्लिप करेगा। ऑयल गिरा दो फिर स्लिप करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? किधर लगेगा फ्रिक्शन? इसमें किधर लगेगा? नॉर्मल को वो एफसी को बैलेंस करना है तो किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। ये आपका फ्रिक्शन है, ठीक। और साइकिल इस एंगल पे बैलेंस है, ठीक है। तो साइकिल इस एंगल पे बैलेंस है तो ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो देखो जनरली हम लोग जब भी टॉर्क निकालते हैं, ये सब आपको मैं जब रोटेशन पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा, टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको कभी ना कभी बताया, आर एफ साइन थीटा होता है, हाँ कि ना? ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है या आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा के लिए आपको वो बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा वो जनरली टॉर्क हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं। तो मुझे पता है mg जो फोर्स है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। तो mg का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है? 0, हाँ कि ना? क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास ही हो रहा है। एफसी किससे पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। तो उसका भी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है? 0। यानी डिस्टेंस जैसे ही 0 हो गया तो टॉर्क क्या होगा? 0। अब बचा नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉन्टैक्ट, तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका, जब भी दो फोर्स होता है तो उसका रिजल्टेंट समवॉट बीच में होता है, हाँ कि ना? तो अगर ये भी फोर्स इसी लाइन में आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी फोर्स सेंटर से पास हो रहा है, हाँ कि ना? तो उसके कारण भी टॉर्क क्या होगा? 0। जैसे ही टॉर्क 0 हो गया, जैसे फोर्स 0 रहता है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रहता है, टॉर्क 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो भी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि इसी लाइन से पास होना चाहिए नेट कांटेक्ट फोर्स, तो वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा, ठीक है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स, देयरफॉर नेट कांटेक्ट फोर्स should pass through center, ठीक है। यानी वो थीटा एंगल बनाएगा, तो tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो पहले फोर्स बैलेंस करते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो mg किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल को। और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? सेंटीपिटल फोर्स को, ठीक है। tan थीटा, इस केस में tan थीटा लिखेंगे, तो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये दोनों सेम ही है, हाँ कि ना? ये दोनों वेक्टर में सेम ही होता है ना, शिफ्ट कर देते हैं, हाँ कि ना? तो ये आपका tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? नॉर्मल है। तो फ्रिक्शन किसके बराबर था? एफसी के बराबर था। नॉर्मल किसके बराबर था? mg। ये लिखा हूं मैं यहाँ पे, ये ऐसा ऐसा। तो नॉर्मल किसके बराबर था? कहाँ गया?
mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, नीचे mg आ रहा है, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू v²/gr। ये ऐसा फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में दोनों में देखे थे हम लोग, हाँ कि नहीं? v²/gr tan थीटा, v²/gr इक्वल टू tan थीटा, ये पहला दोनों में भी देखे थे, एकदम सेम, यही सेम फॉर्मूला आपको रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं tan थीटा और v² में डायरेक्टली रिलेशन है, हाँ कि ना? दोनों tan थीटा और v² दोनों न्यूमरेटर में है ना, यस और नो? तो जो दोनों चीज न्यूमरेटर में है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ कि ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी अगर स्पीड ज्यादा करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा कि कम? ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? वही चीज होता है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो tan थीटा बढ़ेगा, तो tan थीटा tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। मान लो स्पीड बहुत ज्यादा कर दिए, इनफाइनाइट कर दिए, ठीक है, तो इनफाइनाइट कर देंगे तो वो जो बाइक चला रहा है वो जमीन पे सो जाएगा, हाँ कि ना? तो उस केस में कितना एंगल का बेंडिंग हुआ है? 90। तो अगर स्पीड को इनफाइनाइट कर दिए, ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट होगा, तो tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है? 90 पे, तो आ रहा है 90। ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, टीवी वगैरह में, हाँ कि ना? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो कितना एंगल का बेंडिंग होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? v²/gr इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो कितना भी स्पीड से चला रहे हैं, वो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो कितना बेंडिंग होगा, सो दैट सेफ रहेंगे, तो v²/gr। ये सब चमका आप लोग को ये? यस सर। ठीक है, ये हो गया क्या? साइकिल और स्कूटर चला रहे हैं। मान लो कार चला रहे हैं, तो कार में तो ऐसा नहीं होता है बेंडिंग, ऐसा एक टायर पे हो जाता है, वो सब स्टंटबाजी सब नहीं करना है अपने को, नॉर्मल रहना है, ठीक है। चलिए, तो ये बेंडिंग वाला अपन निपटा दिए, आप लोग का क्लास भी जल्दी निपट जाएगा, आपके पहले वाला बैच का एक तकनीकी खराबी के कारण पहले निपटाना पड़ा, तो आपका भी तकनीकी खराबी नहीं है, मतलब आपको पहले निपटा दिया जाएगा, दोनों सेम ही रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर, ये कौन सा केस है? कौन सा केस है? फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ। सर्कुलर टर्निंग इन केस ऑफ व्हीकल। व्हीकल में मतलब कार ट्रक की बात कर रहा है, अब साइकिल उसे थोड़ा ऊपर उठ गया, अब पैसा बहुत ज्यादा आ गया, अब कार आ गया अपने पास, कार से जाने, तो उस केस में अपन देखेंगे क्या होगा। तो देखो, तो कभी कभी आप देखे होंगे ये सर्कुलर, ये ट्रैक वगैरह, कभी कभी, ठीक है, ट्रैक वगैरह एकदम स्मूथ, मतलब स्ट्रेट रोड नहीं रहता है। आप देखिएगा कभी कभी रोड थोड़ा एक तरफ, एक साइड से थोड़ा बेंडिंग टाइप का रहता है, उठा रहता है रोड, हाँ कि ना? ऐसा कभी देखे? तो ये सर्कल है, तो किधर रोड उठा रहता है? एक रोड ऐसा उठा रहता है कि ऐसा उठा रहता है, 1 वाला या 2 वाला? 2 वाला, यानी हम लोग, ये सर्कल है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग इनर पार्ट कहते हैं, और ये वाले पार्ट को आउटर, ये वाले आउटर, ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो बेंडिंग जो होता है, रोड जो उठा रहता है, वो किधर उठा रहता है? आउटर की तरफ कि इनर की तरफ? आउटर। ये जो कुछ एंगल पे उठा रहता है उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग मतलब वहां पे एसबीआई का और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये सब एटीएम नहीं खोल दिए हैं, वो मतलब बस रोड को थोड़ा एंगल पे उठा दिए हैं, उस चीज को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जितना एंगल उठाए हैं, ये जितना एंगल उठाए हैं उसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बैंकिंग एंगल वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी, ये केस में 3 केस आता है, ठीक है, 2 केस आज बताऊंगा मैं, ठीक है, आज जल्दी निपटा दूंगा मैं, कभी कभी ज्यादा आपका टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस केस में 3 केस आएगा, एक फ्रिक्शन ओनली, एक आपका बैंकिंग ऑफ रोड ओनली, और एक तीसरा दोनों का हेल्प से। तो व्हेन व्हीकल गो थ्रू सर्कुलर टर्न या टर्निंग,
they travel along a nearly circular arc. The necessary centripetal force is being provided to the vehicle by following three ways. तो देखिए, जब भी व्हीकल आपका टर्निंग में जाता है, वो रफली सर्कुलर आर्क ट्रेवल करता है, तो उसके इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम, वो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बैलेंस करता है, तीन तरीके से बैलेंस करता है। पहला, बाय फ्रिक्शन ओनली। दूसरा, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। तीसरा, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। जब भी व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे चलते हैं, तो उसके इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो बैलेंस करता है, या तो सिर्फ फ्रिक्शन से होगा, या रोड को थोड़ा उठा देने से, या बैंकिंग करने से कुछ एंगल पे, या दोनों का केस होता है। जो जनरल केस होता है, ये सब हाइपोथेटिकल केस है, मतलब ये सब ऐसा जो एक्चुअल में होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा बैंकिंग भी रहता है और फ्रिक्शन भी रहता है। तो एक एक करके हम लोग तीनों केस समझेंगे। पहला केस, बाय फ्रिक्शन ओनली, यानी इस केस में रोड का जो शेप होगा वो एकदम हॉरिजेंटल होगा, कुछ एंगल पे उठाए नहीं है, वो एकदम ऐसे प्लेन रोड होगा। ठीक है, इसमें बैंकिंग वगैरह का यूज नहीं किया, ठीक, सिर्फ फ्रिक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं, बाय फ्रिक्शन ओनली। तो देखिए, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी भी बना देते हैं, ये ऐसा, ये चक्का इधर है, ये ऐसा जा रहा है, कोई सामने से देख रहा है, ये रोड पे खड़ा है, सामने से गाड़ी आगे जा रहा है, ऐसे पीछे नहीं आएगा, उसको मार देगा, सामने जा रहा है, ये यहाँ से देख रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसका एबीडी बनाएंगे। तो ये गाड़ी है, तो इस पे क्या क्या लग रहा होगा, नीचे एमजी लग रहा होगा, हाँ कि ना, ठीक है, और क्या फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर, ये नॉर्मल लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट साइड, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको बताया मैं यहाँ पे फ्रिक्शन ही सिर्फ लग रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन ही बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप लोग कभी कभी क्या होता है, ज्यादा स्पीड से हम लोग चलाते हैं गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे, तो ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, स्कीडिंग सुने हैं आप लोग, गाड़ी स्कीड करता है, हाँ कि ना। यस सर। तो मान लो कि तुम गाड़ी तेजी से चला रहे हो, तो गाड़ी स्कीड किधर करता है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। स्कीडिंग कब होता है, जब ज्यादा स्पीड होता है, कम स्पीड होता है, ज्यादा स्पीड होता है। यानी जब भी ऐसा केस होगा, तो सेफ ड्राइविंग क्या होगा कि धीरे धीरे गाड़ी चलाएं कि तेजी से चलाएं, धीरे धीरे, ठीक है, कि बगल से साइकिल वाला भी आपको ओवरटेक करना है, ठीक है। तो इस केस में जैसे आपको वो डेथ वेल वाले में समझाया था, तो डेथ वेल में सेफ के लिए क्या था, धीरे धीरे चलें कि ज्यादा तेजी से,
तेजी से। तेजी से। तो उस केस में मिनिमम लिमिट फिक्स है, मिनिमम मतलब इससे ज्यादा ठीक है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक। इसमें ऊपर नहीं जाएंगे, स्कीड कर रहा है, स्कीड करने में क्या होता है, ठीक? लेकिन एक होता है टॉपलिंग, टॉपलिंग मतलब टॉपल कर जाना, वो हम लोग अगले केस में देखेंगे। तो अभी क्या है, बाई फ्रिक्शन ओनली। तो ज्यादा तेजी से चलाएंगे तो स्कीड करने लगेगा। क्यों स्कीड करेगा, तो देखो गाड़ी ऐसे ऊपर हवा में, ऐसा हवा में आ जाएगा, ऐसा होता है क्या, गाड़ी हवा में आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे mg और नॉर्मल तो बैलेंस रहेगा, हाँ कि ना, ठीक। यहाँ पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो mv²/r होता है, ठीक है। स्कीड का देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन ही उसको पकड़ के रखा हुआ है कि गाड़ी स्कीड ना करे, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, बहुत इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? नहीं, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, फिक्स। तो आज आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ाएगा, वो देखा देखी करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आप स्पीड ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन बेचारे के पास इसका मैक्सिमम बढ़ाने का कैपेबिलिटी क्या है, फिक्स है। एक मान लो इसका 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन तक ये रोक पाया, लेकिन आपने स्पीड इतना ज्यादा कर दिया कि ये 11 न्यूटन हो गया, तो उस केस में फ्रिक्शन बैलेंस कर पाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ाया तभी ना ये mv²/r का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ कि ना। तो आप स्पीड बढ़ाते गए तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता गया, तो फ्रिक्शन से बैलेंस था। एक टाइम के बाद क्या हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू को आपने मैक्सिमम वैल्यू को भी रीच कर दिया, उससे आगे कर दिया, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, यानी ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये गाड़ी किधर स्कीड करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो यानी इसलिए सेफ रहता है कि कम स्पीड, मतलब रिलेटिवली जो मैक्सिमम स्पीड है उससे कम स्पीड से चलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन बड़ा होना चाहिए, नो स्कीडिंग के लिए फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू एफ सी, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एन, तो म्यू एन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एफ सी से, और एफ सी क्या होता है mv²/r। नॉर्मल क्या आया mg, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो म्यू एन, एन क्या है mg, ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। एम कैंसिल हो गया, r से उधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो v² लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, तो v लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो लेस देन, यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि आपका स्पीड म्यू जी आर से क्या होना चाहिए, रूट म्यू जी आर से कम या ज्यादा, कम। लेस देन का साइन है, लेस देन मतलब कम, यानी मैक्सिमम इतना स्पीड रूट म्यू जी आर से मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे ज्यादा कर दिए स्पीड तो क्या होगा, स्किड करेगा। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड विदाउट स्किडिंग इज v इक्वल टू रूट म्यू जी आर, ठीक है। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, इससे ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो इफ v ग्रेटर देन, अगर आपका स्पीड इससे ज्यादा हो गया तो इसके इसमें स्कीडिंग होगा कि नहीं होगा, स्कीडिंग v लेस देन म्यू जी आर, नो स्कीडिंग, इक्वल टू है क्रिटिकल केस। समझ में आया आप लोग को, यस सर। ठीक है। ये आपका फ्रिक्शन ओनली, तो आपका ये स्पीड है। तो हम लोग इसके बाद वाला सेकेंड वाला केस क्या था, बैंकिंग, ठीक है। रोड में बैंक लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो आपको बताया मैं, बैंकिंग ऑफ रोड में रोड को जो हम लोग लिफ्ट करते हैं वो किधर करते हैं, आउटर पार्ट में या इनर पार्ट में, आउटर पार्ट में। तो ये आपका ऐसा सर्कल है, ठीक है। तो आपका जो बैंकिंग टाइप का होगा वो ऐसा होगा, यानी उसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये एंगल को, थीटा को ही बैंकिंग एंगल कहते हैं, या एंगल ऑफ बैंकिंग। एक गाड़ी ले आते हैं हम लोग, तो इस गाड़ी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, गाड़ी चल रहा है, ये ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। तो इस गाड़ी पे क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, हाँ कि ना।
और इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर तो इधर है, हाँ कि ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, इधर, और नॉर्मल भी लग रहा होगा, यस और नो। और सिंस ये सिर्फ बैंकिंग का केस है, फ्रिक्शन अज्यूम करेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, हाँ बोलता है हट, इसमें एफ सी को कौन बैलेंस कर रहा है, हाँ मतलब एन का कंपोनेंट, नॉर्मल का कंपोनेंट, क्या कह रहा था मैं, हाँ बाय बैंकिंग ओनली, ये वो केस है बाय बैंकिंग ओनली। तो यहाँ पे ये ऐसा आप लोग को मोशन इनसाइड स्मूथ को, ये भी ऐसा ही डायग्राम था ना, यस और नो, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही यही एंगल था, हाँ कि ना, तो उसमें भी ये एंगल थीटा ही आ रहा था, हाँ कि ना, तो एकदम सेम फॉर्मूला बस रिपीट हो रहा है, एक ही सेम सेम चीज लूप में लगा दिए, फॉर लूप वाइल लूप लगा दिए, कर रहे हैं रिपीट, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये एन है, ये ऊपर एंगल थीटा है, नीचे एम जी है, इधर एफ सी है, इधर एन साइन थीटा है, ओह मानसिक संतुलन गया खत्म, आज का अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, एन कॉस थीटा, इधर एन साइन थीटा, ठीक, तो एन साइन थीटा आपका एफ सी को बैलेंस करेगा, जो एम वी स्क्वायर बाई आर, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बाई कॉस टैन होता है, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, एम एन कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी आर, ये कितना 5 बार लिख दिया हूं मैं आज, ठीक है, यानी ये आपका आंसर है। तो v इक्वल टू क्या आएगा, रूट जी आर टैन थीटा, यानी अगर आपका रोड का एंगल दिया हुआ है, अगर आपको पता है, इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो इतना स्पीड पे चलाएंगे तो आपको फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका रोड से ही काम हो जाएगा, मतलब रोड को इस तरह बैंक किया गया है, तो ये है, तो आपको इतना स्पीड से चलाना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने मन से कुछ भी स्पीड कर देते, कम ज्यादा, तो अगर इस स्पीड से कम करेंगे तो फिर नॉर्मल से अकेले काम नहीं पड़ेगा, तो आपको क्या, फिर उस केस में फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। इतना स्पीड में, अगर इतना स्पीड से चला रहे हैं तो फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है, गाड़ी मस्त चल रहा है, लेकिन इससे अगर ज्यादा स्पीड या कम स्पीड कर दिए तो उस केस में फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला केस करेंगे, थर्ड वाले में बस पूरा डिराइव नहीं करूंगा, कुछ कुछ बातें आपको बताऊंगा, फिर छुट्टी। तो याद रखिएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग में कितना स्पीड होना चाहिए, रूट जी आर टैन थीटा, या टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ये आपका साइड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी वही याद आता है, ठीक है। यानी ज्यादा एंगल उठाएंगे तो स्पीड भी क्या होगा, थीटा ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। केस 3, केस 3 बाई फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, ठीक है। और आप लोग कल ग्रेविटेशन का टेस्ट दे दीजिएगा, यस सर, ठीक है। आप लोग टेस्ट के बारे में पहले बताया था कि नहीं बताया था, कि आज पहली बार बता रहा हूँ, बताया, अच्छा ठीक है। क्या भाई तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम शांत हो गया, तुम लोग टेस्ट के बारे में बताया था, हेलो हेलो हेलो, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, चलो ऐसा बोला करो कभी कभी, ठीक। और हाँ, संडे का क्लास थोड़ा सा जैसे 11 बजे होता है, तो इस बार थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है ना, आपको मैसेज करूंगा मैं, इस बार थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा हो सकता है, यस। हाँ बोलिए, चलो ठीक है, सुन रही है। तो देखो, तो बाई फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, तो देखो ये आपका रोड थोड़ा इंक्लाइंड है और इसमें गाड़ी चला रहे हैं, आपको बताया मैं, अगर आपका स्पीड रूट जी आर टैन थीटा से है, इतना स्पीड से जा रहे हैं, तो आपका नॉर्मल का कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर देगा, तो इस केस में फ्रिक्शन का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं, तो इस केस में फ्रिक्शन 0 होगा। लेकिन हम लोग तो ऐसे हैं, इंसान है नहीं, जो बोला जाता है वो तो करते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लो ये स्पीड से नहीं चला रहे हैं, मान लो हम लोग धीरे धीरे चला रहे हैं, इस स्पीड से कम चला रहे हैं, ठीक है। आप लोग मुझे सोच के बताओ, ये जैसे ये आपको ऐसा बताया था मैं, ये ऐसा बैंकिंग है, ठीक है, ये ऐसा चला रहा है, तो अगर इस स्पीड से कम है तो गाड़ी का टेंडेंसी किधर होगा मूव करने का, अगर कम स्पीड पे चला रहे, नीचे की तरफ मूव होगा करने का कि बाहर की तरफ, नीचे की तरफ।
तो ये अगर इस स्पीड से कम है तो ये गाड़ी नीचे की तरफ स्कीड होने लगेगा, क्योंकि नॉर्मल से बैलेंस नहीं हो पाएगा अब, तो ये गाड़ी नीचे की तरफ स्कीड होगा। तो फिर फ्रिक्शन बाबा जाग जाएंगे, अरे उसका काम आ गया, तो अब फ्रिक्शन जाग जाएगा। तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा सो दैट कि वो गाड़ी स्टेबल रहे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। गाड़ी नीचे की तरफ स्कीड हो रहा है तो उसके इसमें फ्रिक्शन एक्टिव होगा और वो ऊपर की तरफ लगेगा। यानी अगर आपका स्पीड, पहले मुझे बताओ, गाड़ी ऐसे ही रोड पे छोड़ दिए, ये सर्कुलर टर्निंग पे ये बैंकिंग ऑफ रोड पे छोड़ दिए ऐसे बंद करके, ताला वाला लगा दिए, मुझे बताओ उस पे फ्रिक्शन लग रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? गाड़ी रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, ये सब तो हम लोग एनएलएम में भी देखते थे। Yes, sir. कोई भी एक ब्लॉक है ऐसा इंक्लाइन प्लेन में है, तो अगर मान लो ये ब्लॉक है तो इस पे mg का कौन सा कंपोनेंट नीचे लगता है? mg sin थीटा। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो mg sin थीटा तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर मान लो तो उसकी वजह से गाड़ी नीचे की तरफ स्कीड करने लगेगा, मतलब नीचे आने लगेगा। तो उसके में, लेकिन गाड़ी को तो ऐसे छोड़ के हम लोग पार्क करके आ जाते हैं तो वो तो वहीं रहता है, हाँ कि ना? तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन बैलेंस। तो उसके इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर। ठीक है, तो गाड़ी रुका हुआ है तो भी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, और गाड़ी इसी स्पीड से कम होगा तो भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, क्योंकि जीरो जो होगा, जीरो का वैल्यू इससे तो कम ही है ना, हाँ कि ना? ये वैल्यू मान लो 5 है तो जीरो इससे कम है कि ज्यादा? कम। तो यानी अगर स्पीड कम है तो गाड़ी का टेंडेंसी किधर मूव करने का है? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे। ठीक है, नीचे वाले को हम लोग कहते हैं इनवर्ड या डाउनवर्ड। तो अगर v आपका लेस देन gr tan थीटा है, ठीक है, तो गाड़ी का टेंडेंसी नीचे तरफ आने का होगा, तो उसके इसमें फ्रिक्शन विल एक्ट, F विल एक्ट इन अपवर्ड। अपवर्ड मतलब आसमान में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, वो उस इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ, या इसको आउटवर्ड को, एक्ट इन अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आप लोग का चिल करने का टाइम, खाली मैं ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा थोड़ा थ्योरी, लेकिन वो ठीक है, ऑनलाइन है। चलिए अब लास्ट केस देखेंगे इसमें, फिर छुट्टी। ये अगर मान लीजिए ये gr tan थीटा से ज्यादा स्पीड कर दिए तो गाड़ी का टेंडेंसी किधर मूव करने का होगा? स्पीड करने का ऊपर की तरफ, हाँ कि ना? तो अगर ज्यादा स्पीड कर दिए तो बाहर की तरफ फिसलने का होगा, तो उस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? डाउनवर्ड। F will act in downward और inward डायरेक्शन। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ या इनवर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और फ्रिक्शन लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, यस और नो? वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि लग रहा है, नहीं लग रहा है, किधर लग रहा है? स्पीड से। स्पीड को किससे कंपेयर कर रहे हैं? फ्रिक्शन से। हट, gr tan थीटा का रूट से, कि आपका जो स्पीड है रूट gr tan थीटा से वैल्यू निकालें। मान लो 5 आया, आप जो गाड़ी चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं, gr tan थीटा का वैल्यू 5 है, रूट gr tan थीटा का वैल्यू 5 है, लेकिन आप जो गाड़ी चला रहे हैं 10 से, तो गाड़ी का स्किड करने का टेंडेंसी किधर होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इनवर्ड। ठीक है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं तो गाड़ी का टेंडेंसी किधर स्किड करने का होगा? इनवर्ड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आउटवर्ड। लेकिन फ्रिक्शन भी एक लिमिट तक ही बैलेंस कर सकता है, उससे भी ज्यादा तेज से करा दिए तो उस केस में फ्रिक्शन भी बोल देगा ना हो पाएगा। ठीक है, उस केस में स्किड हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त होती है। आप लोग को आज देखो पहले छोड़ दूं कभी कभी। ठीक है, चलिए आप लोग जा सकते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।